नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज एक इम्पोर्टेंट इश्यू पर, इम्पोर्टेंट विषय पर आज अपन विचार विमर्श करेंगे। राजस्थान सरकार के द्वारा रिटायर्ड सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारियों की सेवा पुनः लेने के लिए, रीएम्प्लॉयमेंट के लिए अभी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं और इनका जो पारिश्रमिक था वो भी अभी प्रभावपूर्ण कर दिया गया है। रिटायरमेंट के बाद भी मिलेगा अभी सेवा का मौका। जो व्यक्ति रिटायरमेंट के बाद भी सेवा करना चाहते हैं और डिपार्टमेंट को उनकी ज़रूरत है तो उनको रीएम्प्लॉयमेंट के माध्यम से दोबारा से जॉब में रखा जा सकता है। राजस्थान गवर्नमेंट ने रीएम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनाई है जो कि रिटायरमेंट के बाद की है। ये पॉलिसी 2013-23 में रिलीज़ हुई है। आज इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग ने 28 मार्च 2023 को एक सर्कुलर जारी करके सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी कर्मचारियों की सेवाएं समेकित पारिश्रमिक के आधार पर लिए जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत रिलीज किए हैं। आज इन सिद्धांतों पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रिक्रूटमेंट है रीएम्प्लॉयमेंट का, ये किसी के रोज़गार को छीनने की प्रक्रिया नहीं है। बहुत बार ये होता है कि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस लंबा हो जाता है। डिपार्टमेंट को उस पोस्ट के लिए आदमी की ज़रूरत जल्दी होती है। वो पोस्ट आम नागरिकों से जुड़ी होती है, आम नागरिकोों के जनहित की पोस्ट होती है, तो वहाँ पर इस प्रक्रिया को अपनाया जाता है। इससे एम्प्लॉयमेंट प्रभावित नहीं होता और जैसे ही उस पोस्ट के ऊपर फ्रेश एम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉई आएगा तो रीएम्प्लॉयमेंट का जो व्यक्ति काम कर रहा है रीएम्प्लॉयमेंट के तहत उसको हटा दिया जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। राज्य सरकार के विभाग, विभिन्न परियोजनाएं, नए आयोग, समितियां, राजकीय संस्थाएं आदि में जहां भी सेवा नियम अभी तक नहीं बने हैं या रिक्त पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारी उपलब्ध होने में विलंब की संभावना है, वहां तात्कालिक आवश्यकता और कारणों के दृष्टिगत जनहित में वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में इस प्रक्रिया को किया जाता है। ये सिर्फ वैकल्पिक व्यवस्था है, परमानेंट व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति के माध्यम से सेवाएं लिए जाने हेतु निम्नानुसार दिशा निर्देश अभी जारी किए हैं कार्मिक विभाग की तरफ से। ये जो अपरिहार्य कारण हैं, ये कुछ भी हो सकते हैं। रिक्रूटमेंट कोड चला जाए या रिवाइज आंसर की है, उस वजह से भी वहाँ उस पोस्ट पर व्यक्ति ज्वाइन नहीं कर पाए, इस वजह से रीएम्प्लॉयमेंट व्यक्ति को लिया जाता है। और रीएम्प्लॉयमेंट को इसलिए लिया जाता है कि उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। उसने अपने उम्र के 60 वर्ष तक उस डिपार्टमेंट में उस पोस्ट पर काम किया है, तो उस पोस्ट के बारे में वो अच्छे से जानता है और कुछ समय के लिए वहाँ काम कर सकता है। ये जो रिक्रूटमेंट है वो होगा स्पष्ट रिक्त के विरुद्ध, यानी जो बिल्कुल क्लियर वैकेंट पोस्ट है उन्हीं के ऊपर इनको रीएम्प्लॉयमेंट किया जाएगा। फर्स्ट टाइम 1 वर्ष के लिए किया जाएगा और उसके बाद में प्रशासनिक विभाग की अनुमति से और आवश्यकता को दिखाते हुए ही इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। 2 वर्ष के बाद इस समेकित पारिश्रमिक पर जो रीएम्प्लॉयमेंट की अवधि है, इसकी अभिवृद्धि वित्त विभाग की पूर्व सहमति से ही की जाएगी। यहाँ पर नियुक्ति अधिकारी भी उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। ये काफ़ी पेचीदा मामला है। समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति अवधि में अभिवृद्धि के समय हमारे को निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। ये जो पोस्ट है या जो आप रीएम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट होना चाहिए, जनहित से जुड़ा होना चाहिए और इसमें वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकता है। इसको आप किसी व्यक्तिगत हित को ध्यान में रखते हुए नहीं करना चाहिए आपको। फिर आप नीचे आ जाइए, यहाँ पर कुछ एक और तथ्य बताए गए हैं। इस हेतु प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति पश्चात राज्य सेवाओं की रिक्तियों के संबंध में संबंधित प्रशासनिक सचिव, अधीनस्थ मंत्रालय तथा चतुर्थ श्रेणी सेवाओं में राज्य स्तरीय रिक्तियों के लिए संबंधित विभागाध्यक्ष यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट तथा जिला स्थानीय स्तरीय रिक्तियों के लिए संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी जो है सेवाएं लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे, यानी वो इसके लिए जवाबदेह होंगे। इसके लिए जो रिटायर्ड पर्सन है वो 65 वर्ष से उनकी आयु कम होनी चाहिए, शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। दूसरा, वो उस पात्रता को उस पद की पात्रता को धारण करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, उसमें एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो काम करने की। दूसरा, रिटायरमेंट उनका बिल्कुल एग्जाम्पलरी कैरेक्टर के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको कोई पनिशमेंट के तौर पर उनको सस्पेंड किया गया हो और हम उनको रीएम्प्लॉयमेंट के तौर पर ले लें, तो वो नहीं करना है, ना होगा वो। रिटायर्ड कर्मचारी जिस कैडर से रिटायर्ड हुए उसी कैडर के अंदर वो रीएम्प्लॉयमेंट होंगे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि साल में उनको 12 दिवस ही वैतनिक अवकाश, यानी 12 दिवस वो वेतन के साथ अवकाश ले सकते हैं। उसके बाद में अगर वो अवकाश पर रहते हैं तो प्रत्येक दिन उनका एक दिन का अवकाश, अगर वो एक दिन की छुट्टी लेते हैं तो उनका एक दिन का तनख्वाह कट जाएगी।
ऐसे व्यक्तियों को यात्रा भत्ता भी उनके जो पारिश्रमिक है उसी के आधार पर दिया जाएगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, अगर फोर्थ क्लास है और वो मैसेंजर का काम कर रहा है, मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहा है, तो उनको टीएडीए भी प्राप्त होगा। समेकित पारिश्रमिक पर पुनर्नियुक्ति की किसी भी शर्त को भंग करने पर या 15 दिवस की एडवांस नोटिस देकर आप उसको हटा सकते हैं, अगर वो ये टर्म्स एंड कंडीशन में किसी को भी भंग करता है। और अगर आपको आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो आप 15 दिन का नोटिस देके उसको उसके दायित्वों को समाप्त कर सकते हैं, जो नियुक्त अधिकारी है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ और है, इन व्यक्तियों को गोपनीय या संवेदनशील प्रकृति या नकदी संभालने, रोकड़ बही लिखने आदि जो महत्वपूर्ण कार्य है वो नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि ये रीएम्प्लॉयमेंट पर है, आप इन पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन तो ले नहीं पाएंगे। दूसरा महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर है कि आपको पहली जो 1 वर्ष की नियुक्ति है वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट दे सकते हैं, उसके बाद में फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमारे को यहाँ पर अप्रूवल लेनी ही पड़ेगी। ये रीएम्प्लॉयमेंट का फॉर्म है जिसमें बड़ी आसान से पर्टिकुलर लिखे हुए हैं, आपको अपना व्यक्तिगत विवरण देना है, अपना सर्विस डिटेल देना है और आप अप्लाई कर पाएंगे। अभी मैं बात कर लेता हूँ पारिश्रमिक की, कि यहाँ पर कौन से पे बैंड के लिए कौन सा पारिश्रमिक है। यहाँ पर 2 हमारे सामने टेबल्स बनी हुई, एक है जो 2018 के आधार पर है, एक है जो 1/4/2023 के आधार पर है। यानी 18 के बाद में अभी इनका पारिश्रमिक बिल्कुल डबल हो गया है, तकरीबन डबल के करीब है। जैसे L1 की पोस्ट से कोई रिटायर होता है और वो रीएम्प्लॉयमेंट में आता है तो उसको 12,200 रुपये मिलेंगे। उसी प्रकार से L14 से जो रिटायर होकर रीएम्प्लॉयमेंट में आता है उसको 38,700 रुपये पर मंथ दिया जाएगा। और उसी प्रकार L24 से रिटायर होकर आता है उनको 1,02,700 रुपये यहाँ पर दिए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।